नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर पहली बार आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़मीनों से संबंधित और मेट्रो से संबंधित इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन कर लिया है या करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो एक बड़ी वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और वीडियो बनाने का मतलब भी यही होता है कि सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए, अन्यथा शॉर्ट वीडियो देखने वाले बहुत से व्यक्ति होते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप ये सोचकर आए हैं कि वीडियो छोटी ही बना रहा हूं तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं बड़ी वीडियो इसीलिए बनाता हूं ताकि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअरों को मेरी बात समझ में आए। आज का टॉपिक है कि समझिए कैसे होती है चकबंदी और चकबंदी क्यों ज़रूरी है चकबंदी कराना। मैं आज इस वीडियो के अंदर चकबंदी के बारे में पूरा खुलकर बताने वाला हूं। आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके यहाँ यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों के अंदर चकबंदी शुरू हो रही है और भारत के कई राज्यों के अंदर चकबंदी 2024 में नई प्रक्रिया शुरू होगी। AI ड्रोन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी चकबंदी होगी और जहां जहां चकबंदी पूरी नहीं है वहां चकबंदी को 2024 में पूर्ण कर लिया जाएगा। तो इसलिए कहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें ताकि काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी हो जाए कि चकबंदी क्या होती है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समझिए कैसे होती है चकबंदी और क्यों जरूरी है चकबंदी का कराना। आमतौर पर किसान यानी चकबंदी प्रक्रिया से काफ़ी जटिल मानते हैं और लेकिन इससे अगर समझ ले तो चकबंदी के दौरान होने वाली दिक्कतों से वो लोग बच जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के जो परिवार होते हैं उनके बढ़ते चले जाते हैं परिवार, और साथ ही खेती में जो ज़मीनों का बंटवारा होता है, ऐसे समय में जो पैर तक खेत और बाग ज़मीनें छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, तो इस कारण किसानों को छोटे छोटी ज़मीन के टुकड़े पर खेती करना बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। और देखा भी होगा आपने कि आपके परिवार बढ़ते चले जाते हैं और खेती छोटी होती चली जाती है, और जब खेती छोटी होती चली जाती है तो इतना ही नहीं, लंबे समय के बाद गांव में खेत की सीमाएं संबंधित विवाद और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण आदि की शिकायतें बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण यानी कि सरकार चकबंदी कराती है। और यहाँ आपको बता दूं कि सरकार चकबंदी इसलिए भी कराती है ताकि ज़मींदार को इस बात की जानकारी हो जाए कि वास्तव में कानूनन अगर देखा जाए तो ज़मीन सरकार की है, लेकिन उसकी 6 इंच मिट्टी उपजाऊ है और 6 इंच मिट्टी के ऊपर वो किसान कुछ भी फसल उगा सकता है। लेकिन 6 इंच मिट्टी के बाद अगर वो उससे मिट्टी उठाता है तो वो खनन की प्रक्रिया में देखा जाता है और खनन के हिसाब से उसके खिलाफ यानी जुर्माना हो सकता है। बाशर्ता वो अगर अपने खेत में या कहीं ऐसी वैसी जगह पर भराव करता है तो बात दूसरी है। किसानों की सहूलियत के लिए शुरू की गई चकबंदी की प्रक्रिया काफ़ी अहम होती है और आपको बता दूं इस प्रक्रिया की जानकारी यानी किसानों को बहुत ही कम होती है, या गांव स्तर पर यानी कि कुछ प्रभावशाली लोग इस प्रक्रिया से यानी आम लोगों को दूर रखना बेहतर समझते हैं। अगर किसान लगातार चकबंदी प्रक्रिया पर नज़र डाले और जानकारी लेता रहे तो चकबंदी यानी कि उसकी सहूलियत भरी हो सकती है, अगर वो किसान चकबंदी पर सही तरीके से नज़र डाले। जैसे कि मैं अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता रहा हूं, आप इसी स्टेप पर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर चकबंदी क्या होती है। और जो गांव के अंदर किसान होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो चकबंदी की प्रक्रिया के बारे में आम लोगों को पूरी बातें नहीं समझा पाते हैं। इसीलिए इस YouTube चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको बड़ी वीडियो ये होने जा रही है, इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि चकबंदी की आखिर शुरुआत कब हुई। उत्तर प्रदेश में चकबंदी की योजना की शुरुआत सन 1954 में मुजफ्फरनगर के जिला कैरानी और तहसील कैरानी में हुई थी और सुल्तानपुर जिले में यानी मुसाफिर खाना तहसील में हुई थी। और सफल परीक्षण के बाद चकबंदी योजना को साल 1958 में चकबंदी विभाग का गठन किया गया था। ये सबसे पहले आपको बताना जरूरी है।
कि कहाँ पर उत्तर प्रदेश में चकबंदी हुई थी और कैसे कैसे ये सफल हुई थी, और इसके बाद चकबंदी विभाग का गठन किया था। पहले केंद्र सरकार के माध्यम से चकबंदी हुई थी जब शुरुआत हुई। क्या है चकबंदी की प्रक्रिया, यानी कि जो चकबंदी अधिनियम धारा 4/1, 4/2 के तहत यानी गांव में चकबंदी कराने के लिए सरकार यानी कि विज्ञापन जारी करती है। अगर आपके यहाँ पर चकबंदी होगी तो सरकार इस बात का विज्ञापन जारी करती है, और इसके बाद चकबंदी आयोग तो धारा 4/1, 4/2 के तहत चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी करता है, जो आपका चकबंदी विभागीय अधिकारी होता है। और गांव में चकबंदी की सूचना जारी होने के बाद यानी कि ग्राम के राजस्व न्यायालय और यानी कि मुकदमे अप्रभावी हो जाते हैं, जो मुकदमे पहले से चले हुए होते हैं। और इसी दौरान चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी यानी अनुमति के बिना कोई भी खातेदार किसान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल खेती के अलावा, मान लीजिए कि खेती के अलावा वो उसका इस्तेमाल अन्य जगह पर नहीं कर सकता है, यानी खेती ही उसके अंदर कर सकता है और किसी और तरीके का काम उस खेती के अंदर नहीं कर सकता जब चकबंदी का अधिसूचना जारी हो जाती है। यानी कि खेती के अलावा नहीं कुछ भी कर सकता है आदमी। और चकबंदी अधिसूचना जारी होने के बाद ग्राम में चकबंदी समिति का गठन भी किया जाता है। जैसे कि मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य को भी इसमें शामिल किया जाता है, और जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, जो आपके ग्राम के अंदर भूमि प्रबंधक समिति होती है, और उस भूमि प्रबंधक समिति का जो अध्यक्ष वो ग्राम प्रधान ही होता है। यह समिति चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर चकबंदी अधिकारियों को सहयोग और परामर्श यानी देती है। जो आपके गांव की भूमि प्रबंधक समिति है वो उस पूरी प्रक्रिया में भाग लेती है, और चकबंदी लेखपाल जो होता है, जो चकबंदी का लेखपाल होता है, वो गांव में जाकर यानी अधिनियम की धारा 7 के तहत भूचित्र यानी कि आपके गांव का नक्शा संशोधन और स्थल के अनुसार करता है, और चकबंदी की धारा 8 के तहत पड़ताल यानी का काम करता है। और इसमें गांव में भौतिक स्थिति, पेड़ जैसे कुआं, सिंचाई और साधन आदि का आकलन यानी वो लिखता है, आकार पत्र 2 में करता है उसका आकलन। और इसके अलावा खतौनी में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ यानी कि नाम किसी का चला रहा है, भूमि उसकी है, उसका भी आकलन करता है, और आकार पत्र 4 में उसका आकलन करता है। यानी कि पड़ताल के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से यानी भूमि का जो विनिमय अनुपात और निर्धारण गांठों की भौगोलिक स्थिति यानी आदि के आधार पर किया जाता है। यानी कि जहाँ पर वो नक्शा तैयार करता है तो जो बिल्कुल सही हिसाब से जो चीज़ जहाँ पर है उसी आधार पर वो नक्शा तैयार करता है। और अधिनियम की धारा 8 यानी कि चकबंदी के अधिनियम की धारा 8 के तहत सिद्धांतों का जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है, और जिसमें कटौती का प्रतिशत यानी कि कितनी ज़मीन इसकी कटेगी, इस प्रकार का प्रतिशत, सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण यानी जो आपके गांव में छोड़ी जाती है उसके अंदर आपको पट्टे दिए जाते हैं या सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी जाती है, और चकबंदी की प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख भी किया जाता है। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर की गई कार्रवाई का खातेदार अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत यानी आकार पत्र 5 का विवरण किया जाता है, और उसके खातेदार अपने खाते की स्थिति के गांठों का, क्षेत्रफल की अशुद्धियों का जान पड़ता है। यानी कि आकार पत्र 5 में दिए गए विवरणों के आधार पर अगर किसान खातेदार को आपत्ति है तो किसान लिखित आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी के सामने यानी पेश कर सकता है, और इसके बाद यानी कि प्राप्त आपत्तियों के अनुसार आधार पर ही सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा जो अभिलेखों को शुद्ध करते हुए यानी कि आदेश पारित करता है, और खात्या जो किसान आदेशों के सहमत नहीं होता है वह चकबंदी अधिकारी के यहाँ पर अपील कर सकता है। और धारा 9 के तहत वादों का निस्तारण करने के बाद धारा 10 के तहत पुनरीक्षण खतौनी बनाई जाती है, और उसमें खातेदार की गलतियों की शुद्ध रूप से दर्शाया जाता है। यानी सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा चकबंदी समिति की परामर्श के यानी चकबंदी की योजना बनाई जाती है, और धारा 20 के तहत और आकार पत्र 23 भाग 1 विवरण किया जाता है, और चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी यानी प्रस्ताव चकबंदी योजना की धारा 23 के तहत यानी स्पष्ट किया जाता है कि इसके बाद नई जोतों के खातों को कब्जा दिलाया जाता है, और उस खातेदार की प्रक्रिया के खातेदार धारा 48 के तहत उप संचालक चकबंदी के न्यायालयों में इस प्रकार की निगरानी की जाती है, और अधिनियम की धारा 27 तक रिकॉर्ड बंदोबस्त में तैयार किया जाता है, और उसके बाद 41-45 आपको मिल जाता है।
जी हाँ, इस प्रकार की ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर आपको 41-45 मिल जाता है। और जब 41-45 आपको मिल जाता है तो उसके अंदर आपकी शुद्ध यानी कि जोत होती है जिसके आधार पर आपकी खतौनी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चकबंदी समाप्ति कैसे होती है और कौन सी धारा इसमें लगती है। सबसे पहले बता दूं कि चकबंदी गांव के प्रस्ताव पर ही होती है। चकबंदी प्रक्रिया को यानी समझते हुए उत्तर प्रदेश चकबंदी विभाग के पूर्व जो आयुक्त थे उनके द्वारा यानी कि इस प्रकार से बताया भी गया था मीडिया के आधार पर कि चकबंदी का किस प्रकार से यानी कि कनेक्शन होता है और किस प्रकार से यानी कि चकबंदी को यानी कि किया जाता है। और चकबंदी ग्राम सभा के प्रस्ताव से ही होती है, ये 100% सही है। और इसके बाद यानी जब रिपोर्ट लग जाती है चकबंदी जहाँ पर जिस गांव में चकबंदी होनी है और इसी चकबंदी के लायक है भी या नहीं, इस प्रकार से धारा 4 लगाने के बाद चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ग्राम की चकबंदी प्रक्रिया शुरू होते ही राजस्व रिकॉर्ड तहसील चकबंदी विभाग को दे दिए जाते हैं। और जब चकबंदी पूरी हो जाती है तो धारा 52 कर दी जाती है। और इसका मतलब होता है कि चकबंदी पूरी होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड तहसील में फिर से पहुंचा दिए जाते हैं, जैसे कि नक्शा 39 और 45 जब बाद में तैयार किया जाता है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें। और आपके उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से नया आदेश आया है सरकार का कि चकबंदी 2024 में फ़ोन कर ली जाएगी जहाँ जहाँ पर चकबंदी चल रही है। अगर आपको चकबंदी के बारे में और कुछ जानकारी लेनी है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिख दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।